उत्तर प्रदेश पुलिस सिलेबस के अनुसार आज हम लोग एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में राजस्व। ध्यान से देखिएगा, जीके जीएस में क्वेश्चन रहता है और जो इसके अभिरुचि वाले सेक्शन है उसमें भी क्वेश्चन रहता है उत्तर प्रदेश राजस्व से। मुश्किल से 15 से 20 मिनट में क्वेश्चन निपट जाएगा, है ना। 1 से 2 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। सबसे पहले राजस्व देखिए होता क्या है। राजस्व आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य के शासन प्रशासन करने के लिए, शासन प्रशासन करने के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है। धनराशि की आवश्यकता होती है, यानी कि धन की आवश्यकता होती है। और वह धन कहाँ से आता है? तो सरकार द्वारा टैक्स जो कलेक्ट होता है वहाँ से वह पैसा आता है। और उसी टैक्स कलेक्शन का जो फंडा होता है या टैक्स कलेक्शन का जो पूरा मेथड होता है वह सारा का सारा राजस्व के अंतर्गत आता है। सारा का सारा राजस्व के अंतर्गत आता है। यानी कि जो भी टैक्स है या जो भी सरकार जो आम व्यक्ति से पैसा टैक्स के माध्यम से या अन्य माध्यम से वो या लगान के रूप में लगाती है, वो सारा का सारा व्यवस्था राजस्व के अंतर्गत आता है। राजस्व का मतलब सीधा से सीधा पैसा, याद रखिएगा। राज्य से जो भी आपको धनराशि प्राप्त होता है या तो टैक्स के माध्यम से या तो किसी बिल के माध्यम से, वह सारा का सारा राजस्व का हिस्सा होता है। और इसी राजस्व से हमारा प्रदेश या सरकार की नई नई योजनाएं चलती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझेंगे कि जो राजस्व परिषद है, इसकी राजस्व परिषद याद रखेंगे। राजस्व परिषद के बारे में, राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में, एकदम याद रख लीजिए, कुछ याद करिए चाहे मत याद रखिए। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में, राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में हुई है। इस राजस्व परिषद में, जब भी बोले राजस्व परिषद, आंख बंद करके सोचेंगे 1831। इस राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक सदस्य और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। यानी कि 2 लोग प्रशासन देखते हैं, 7 लोग योजनाओं का न्याय देखते हैं। यह राजस्व परिषद काम क्या करता है? तो कृषि से संबंधित कार्यों को देखता है, राजस्व मामले को देखता है राजस्व परिषद। यहाँ पर बात करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन होता है, राजस्व विभाग का प्रमुख प्रशासक कौन होता है? राजस्व विभाग में जो सबसे प्रमुख प्रशासक होता है वह कौन होता है? राज्य सचिव। याद रखिएगा, राजस्व विभाग का जो प्रमुख प्रशासक होता है किसे मानते हैं? राज्य सचिव को मानते हैं। यह क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो राजस्व परिषद जो 1831 बना था, यह 2 भागों में वितरित है, 2 भागों में वितरित है। एक भाग को बोलते हैं राजस्व परिषद प्रशासनिक। राजस्व परिषद जो 1831 में बना है, यह 2 भागों में वितरित है। एक जो है प्रशासन का काम देखता है, उसे बोलते हैं राजस्व परिषद प्रशासनिक, और एक जो न्याय का काम देखता है उसे बोलते हैं राजस्व परिषद न्यायिक। अब प्रश्न आता है कि राजस्व परिषद प्रशासनिक का मुख्यालय कहाँ है और राजस्व परिषद न्यायिक का मुख्यालय कहाँ है? आप बताइए, प्रशासन का सारा काम कहाँ होता है? लखनऊ में। तो राजस्व परिषद प्रशासनिक कार्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। और न्यायालय न्यायिक का काम कहाँ पर होता है? इलाहाबाद में। यानी कि राजस्व परिषद न्यायिक का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट यह दोनों लाइन है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बताइए, राजस्व परिषद प्रशासनिक कार्यालय कहाँ? लखनऊ। और न्यायिक कार्यालय इलाहाबाद, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर यहाँ पर समझेंगे, देखिएगा, हमें पता है कि अर्थव्यवस्था में, मतलब जहाँ से पैसा आता है, उसके 3 क्षेत्र हैं। 3 क्षेत्र, एक को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, एक को बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र और एक को बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, कृषि से संबंधित काम आते हैं। पशुपालन आता है, पशुपालन से संबंधित काम आते हैं। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र जो होता है यह पूरा का पूरा प्राकृतिक होता है, पूरा का पूरा प्राकृतिक होता है। इस प्राकृतिक चीज को हम द्वितीयक क्षेत्र में लेकर जाते हैं और द्वितीयक क्षेत्र में उसी चीज का निर्माण करते हैं या विनिर्माण करते हैं। और तृतीयक क्षेत्र जो होता है वह सेवा क्षेत्र होता है, केवल सेवा करता है, उसका चीज़ों को बिक्री फरोश करता है। सपोज करिए, मान लीजिए कि हमने यहाँ से प्राथमिक क्षेत्र में हमने कोई सामान लिया। सपोज करिए हमने लिया यहाँ पर, है ना, शीशम का पेड़, शीशम का पेड़। तो शीशम का जो पेड़ है, ध्यान से समझिएगा, शीशम का पेड़ क्या आपने पैदा किया है? नहीं, भगवान ने पैदा किया है, तो प्राथमिक क्षेत्र का है। यह शीशम का पेड़ द्वितीयक क्षेत्र में जाएगा, कुछ ना कुछ इसका फर्नीचर बनेगा। द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण होगा, विनिर्माण होगा, बस कारखाने होंगे, फैक्ट्रियाँ होंगे या बैठकर निर्माण करेंगे, है ना। द्वितीयक क्षेत्र में उसका निर्माण हुआ, निर्माण करने के बाद और भी निर्माण की आवश्यकता पड़े तो निर्माण विनिर्माण का क्षेत्र हुआ द्वितीयक क्षेत्र। और उस द्वितीयक क्षेत्र में बने हुए आइटम को कहीं ना कहीं बेच दिया जाता है और बेचने के लिए जो फंड अप्लाई होता है वह तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो उत्तर प्रदेश के अधिकतम क्षेत्र के लोग किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में लगभग 78% के लोग प्राथमिक क्षेत्र में है। किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र में। अब आइए पढ़ते हैं क्या बोला है, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, समय व्यर्थ नहीं करना है। क्वेश्चन करा है, उत्तर प्रदेश की 78% जनसंख्या कृषि कार्य में है। कृषि कार्य में होने का मतलब किस क्षेत्र में है? तो कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश की 78%, देखिए डेटा पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की 78% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है।
और उत्तर प्रदेश का जितना भी क्षेत्रफल है उसके, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 240,928 है ना। उत्तर प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है याद रखिएगा उसके 68% भाग पर कृषि होता है। क्या याद रखना है, उत्तर प्रदेश की लगभग 78% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रही है और 68% जनसंख्या याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, जनसंख्या कर रहे हैं 68% क्षेत्रफल पर उत्तर प्रदेश में खेती होता है। और उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश जो है जीडीपी में 19% कृषि का योगदान है, 19% कृषि का योगदान है। आगे देखिएगा, अगर यहाँ पर बात किया जाए 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या, देखिए कार्यशील जनसंख्या क्या होती है कि जो ऐसी जनसंख्या जो किसी न किसी कार्य को करके धन अर्जित करे, उस जनसंख्या को बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या। तो 2011 के डेटा के अनुसार लगभग 60% जनसंख्या कार्यशील है। उत्तर प्रदेश की 60% जनसंख्या कार्यशील है और वो कृषि का वो जो काम करती है वो कृषि के क्षेत्र में लगभग 60% जनसंख्या, करेक्ट डेटा है 59.3%, 59.3%, लेकिन 59.3% जो जनसंख्या है ये कृषि के क्षेत्र में काम करती है। देखिए वीडियो में क्वेश्चन आया है, वीडियो में क्वेश्चन आया है उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत बताइए। तो अभी बताए हैं उत्तर प्रदेश का जितना भी क्षेत्रफल उसके 68% यानी कि 68.7% पर खेती होता है। 68.7 उत्तर मान लेंगे, लगभग 68% भाग पर खेती होता है। ऐसे क्वेश्चन आया है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन है यूपी में औसत जोत का आकार। देखिए जब भी हम खेत को मापते हैं तो खेत को सही तौर पर हेक्टेयर में मापते हैं। किस में मापते हैं भाई, हेक्टेयर में मापते हैं। कितने मिनट का वीडियो, 6 मिनट का हुआ और झेल लीजिए, कम से कम झेलिए 10 मिनट और, है ना। उत्तर प्रदेश का जो औसत, देखिए जब हम खेत को मापते हैं तो अलग बात है बीघा डिसमिल कट्ठा में हम अपने यहाँ मापते हैं, लेकिन सही माप है हेक्टेयर की। किसकी माप है, हेक्टेयर की। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में औसत जो जोत का आकार है वह 0.75 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर भी नहीं है, 0.75 हेक्टेयर है। कितना है, 0.75, 1 हेक्टेयर से भी कम है। ऐसे याद रखेंगे, 1 हेक्टेयर से कम 0.75 के आसपास है ना। और जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम खेती होती है उन्हें कहा जाता है सीमांत किसान। 1 हेक्टेयर से कम जो खेती होती है उन्हें कहा जाता है सीमांत किसान। क्या कहा जाता है, सीमांत किसान। और सीमांत किसान लगभग 80.18, यानी कि कह सकते हैं 80% भारत में सीमांत किसान है, यानी कि जिनके पास 1 भी हेक्टेयर से कम खेती है। पूछा जाए उत्तर प्रदेश के जोत का आकार तो 1 हेक्टेयर से भी कम, 0.75 या 0.73 करिएगा। 1 हेक्टेयर से कम खेत वाले को क्या कहते हैं, सीमांत किसान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से यह क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय यानी कि कृषि के क्षेत्र में जो सबसे पहला विश्वविद्यालय खोला गया था यह 1960 में खोला गया। 17 नवंबर 1960 को खोला गया था। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में ही खोला गया था, लेकिन यह क्षेत्र अब उत्तराखंड में चला गया है। तो उत्तर प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय आज के डेट में उत्तराखंड के पंतनगर में है। नाम है गोविंद बल्लभ पंत, नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, यहाँ साफ से एक बार फिर बता देते हैं, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में 17 नवंबर 1960 में खोला गया है। नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी, लिखा नहीं है, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। याद रखेंगे यह विश्वविद्यालय हरित क्रांति में योगदान दिया था। हरित क्रांति में क्या दिया था, योगदान दिया था। अब क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता पूछा जाता है। राजस्व के लिए जो नियम कानून आए हैं इसके बारे में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2015 में लागू हुआ। याद रखिएगा, बस ऐसे याद रखिएगा 2015 में लागू हुआ, बस इतना याद रखना है। उत्तर प्रदेश राजस्व के लिए जो नियम कानून आया कब आया भाई, 2015 में। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कब लागू हुआ, 2015 में। कंप्लीट डेट नहीं मन मान रहा है तो याद कर लेंगे, 18/12/2015 यानी कि 18 दिसंबर 2015 में, 18 दिसंबर 2015 में। और कुछ अन्य बातें 11 दिसंबर 2016 में भी लागू की गई। तो बस राजस्व संहिता 2015 याद रखिएगा। आपको बता 2015 भी नहीं देता है पेपर में, 2015 भी नहीं, 2014 मानता है उत्तर। फिलहाल 2015 याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक पेज खत्म है, 2 पेज और है ना, फटाफट देखिएगा। नेक्स्ट है सीबीडीटी। सीबीडीटी यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में। सीबीडीटी क्या होता है भाई, याद रखिएगा। सीबीडीटी देखिएगा, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, यानी कि डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है ना। सीबीडीटी आइए पढ़ते हैं, अब पढ़िएगा
क्या लिखा है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT स्थापना होती है 1 जनवरी 1964 को। सबसे पहला क्वेश्चन, CBDT की स्थापना 1964 को, 1 जनवरी 1964 को। मुख्यालय इसका दिल्ली में पड़ता है। सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स मुख्यालय है दिल्ली में, 1964 में स्थापना होती है। श्री नितिन गुप्ता इसके अध्यक्ष हैं, श्री नितिन गुप्ता इसके अध्यक्ष हैं। आगे देखिए क्या काम है इस बोर्ड को इस देखिए जो 1964 में इसकी स्थापना हुई, 1964 में स्थापना हुई, तो देखिए किसी भी चीज़ की स्थापना होती है तो एक अधिनियम के तहत होती है। तो राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत स्थापना हुई 1964 में। सुनिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड जो 1964 में स्थापना हुई है वो राजस्व बोर्ड 1963 के तहत, राजस्व बोर्ड 1963 अधिनियम के तहत 1964 में, यानी कि अधिनियम 1963 का था, 1963 के अधिनियम के तहत 1964 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, है ना। यह वित्त मंत्रालय का हिस्सा है, यह भी याद रखिएगा, यह वित्त मंत्रालय का हिस्सा है। इसमें 1 अध्यक्ष और 6 पदेन सदस्य होते हैं, बाकी नीचे का कोई मैटर नहीं आता है। यहाँ देखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है UPSI में, पूछा गया CBDT के अध्यक्ष और सदस्य भारत राजस्व सेवा से चुने जाते हैं। भारत की जो राजस्व सेवा है उसी में से कोई अध्यक्ष बना दिया जाएगा, कोई सदस्य बना दिया जाएगा। इसमें 1 अध्यक्ष होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। कहाँ से आते हैं? तो भारत राजस्व सेवा से। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है सेंट्रल बैंक फॉर डायरेक्ट टैक्स के सदस्य, ऐसे क्वेश्चन पूछा CBDT के अध्यक्ष और सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? तो भारतीय राजस्व सेवा से चुने जाते हैं। बस इतने बात याद रखना है। अब यहाँ देखिए एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। देखिए GDP के योगदान में अगर हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक GDP योगदान कौन सा राज्य करता है, मतलब एक सिंपल भाषा में एक लाइन में समझिए, भारत के लिए सबसे ज़्यादा पैसा किस राज्य में आता है? एक लाइन में बस समझना है, ऐसे समझ लीजिए कि भारत में, यहाँ पर बात करें कि भारत के GDP योगदान में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? महाराष्ट्र का। सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? महाराष्ट्र का। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु, यानी कि सर्वाधिक GDP के योगदान में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। याद रखिएगा, इसके पहले उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान था, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु था, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु था और तीसरे स्थान पर यूपी था। यूपी इसको धकेला है और दूसरे स्थान पर आ गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश GDP के योगदान में तमिलनाडु को छोड़कर दूसरे स्थान पर आ गया है, तमिलनाडु को छोड़कर दूसरे स्थान पर आ गया है। लेकिन अभी भी पहले स्थान पर महाराष्ट्र विराज है। तो सबसे ज़्यादा GDP में योगदान किसका है? महाराष्ट्र का, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु का। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक GDP किस जिले की है? तो गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज़्यादा, उसके बाद लखनऊ की, उसके बाद आगरा की, उसके बाद प्रयागराज की। जैसे एक पेपर में पूछा था कि सर्वाधिक GDP वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का, तो उस समय उत्तर था मेरठ, लेकिन यहाँ पर उत्तर अब कौन हो गया? गौतम बुद्ध नगर। GBN मतलब गौतम बुद्ध नगर, GBN मतलब गौतम बुद्ध नगर, नोएडा वाला क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक GDP योगदान वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, दूसरे नंबर पर लखनऊ, तीसरे नंबर पर आगरा और चौथे नंबर पर प्रयागराज। इसको याद रखेंगे, है ना। अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान हो गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा है स्थान? दूसरा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है कि कहाँ पर, है ना, यह ईज मत देखिएगा, ये IS नहीं है, ईज EASY है, मतलब कहाँ पर बिजनेस करना आसान है, कहाँ पर बिजनेस करना आसान है। ऐसे रैंक में उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य है, दूसरा राज्य जहाँ पर आप बिजनेस, विदेशी लोग या अन्य कोई फैक्ट्री स्थापित किया जा सकता है, सेकंड स्थान है। उत्तर प्रदेश के GDP में न्यूनतम योगदान चित्रकूट का है, नहीं आएगा पेपर में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा जिला प्रशासन को भी पढ़ लेते हैं। जिला प्रशासन का मुखिया कलेक्टर या जिला अधिकारी होता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, जिला का जो प्रशासन का मुखिया होता है, पूरे जिले का जो प्रशासन करता है, उसका मुखिया कलेक्टर कहिए या जिला अधिकारी, दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। कभी कभी इसको कलेक्टर कहते हैं, कभी कभी इसको जिला अधिकारी कहते हैं, कभी कभी इसको जिला अधिकारी कहते हैं। तो जिला प्रशासन का मुखिया कलेक्टर या जिला अधिकारी होता है। जब राजस्व को कलेक्ट करने जाएगा तो कलेक्टर कहलाएगा, अदरवाइज जब और मामला देखेगा तो जिला अधिकारी कहलाएगा। तो जिला प्रशासन का मुखिया कलेक्टर या जिला अधिकारी होता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा कितना, 14 मिनट हो गया।
जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिला अधिकारी। जिले का सबसे बड़ा स्वाभाविक बात है, प्रशासन देखेगा, डीएम देखेगा। जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? डीएम। देखते होंगे कौन बहुत बड़ा बवाल हो जाता है तो उस राज्य का अधिकारी नहीं, सीधे डीएम सस्पेंड हो जाते हैं। तो जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? डीएम होता है। एक क्वेश्चन यहीं से बन गया। जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? डीएम होता है। जिले का सबसे बड़ा राजस्व, देखिए राजस्व का मामला वह डीएम है, वही जिला अधिकारी है, लेकिन राजस्व का मामला देखेगा तो उसे कलेक्टर कहेंगे। तो जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी तो जिला अधिकारी वही व्यक्ति है। जिले का सबसे बड़ा राजस्व देखेगा तो उसे क्या कहेंगे? कलेक्टर कहेंगे। आगे देखिए, जिला स्तर पर राजस्व एकत्र करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी तो जिला अधिकारी। देखिएगा, राजस्व अधिकारी होता है लेकिन राजस्व एकत्रित करता है जिला अधिकारी है। राजस्व का जो ब्यौरा रखता है वो जिला अधिकारी ही रखता है, क्योंकि इसी जिला अधिकारी को कलेक्टर भी हम लोग बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। आगे है, देखिएगा आपको पता है कि एक होता है बीडीओ और एक होता है वीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक स्तर पर विकास करने के लिए बीडीओ बना है और गांव स्तर पर विकास करने के लिए वीडीओ बना है। वीडीओ याद रखिएगा, यह वीडीओ बना है, यह गांव देखेगा और यह ब्लॉक देखेगा। आगे आ जाते हैं, जिला प्रशासन का वरीयता क्रम। देखिएगा, जिला प्रशासन का वरीयता क्रम मतलब जिले पर अगर हम देखें जिले के प्रशासन के लिए सबसे नीचे कौन है और सबसे ऊपर कौन है, तो जिले के प्रशासन के लिए सबसे पहले नंबर पर आता है जिला अधिकारी। सबसे पहले नंबर पर आता है जिला अधिकारी, दूसरे नंबर पर आता है उप जिला अधिकारी, तीसरे नंबर पर आता है तहसीलदार, चौथे नंबर पर आता है तहसीलदार से छोटा सा नीचे नायब तहसीलदार, उसके बाद आता है कानूनगो। कानूनगो के अंदर कई लेखपाल होते हैं और उसके बाद आता है आमीन। कौन आता है? आमीन। राजस्व कलेक्ट करने वाला सबसे छोटा अधिकारी होता है आमीन, जो घूम घूम कर क्या करता है? राजस्व कलेक्ट करता है। और सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जिला अधिकारी, जो पूरे मैटर का ब्यौरा रखता है पूरे मैटर का ब्यौरा रखता है। तो कह रहा है जिला प्रशासन का वरीयता क्रम, सबसे बड़ा अधिकारी जिला अधिकारी, उसके बाद उप जिला अधिकारी, उसके बाद तहसीलदार होता है, उसके बाद नायब तहसीलदार होता है, कानूनगो होता है, लेखपाल होता है, आमीन होता है। देखिए, सबसे बड़ा अधिकारी जिला अधिकारी और नायब तहसीलदार। जिला अधिकारी के बाद उप जिला अधिकारी, उसके बाद तहसीलदार, उसके बाद नायब तहसीलदार। यह सबसे छोटा न्यायिक अधिकारी होता है। मतलब क्या कि यहाँ तक के लोग राजस्व के मामले में न्याय कर सकते हैं। राजस्व के मामले में न्याय कर सकते हैं यहाँ तक के लोग। यह लोग केवल कलेक्शन करते हैं, यह लोग केवल कलेक्शन करते हैं, यह लोग न्याय भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी राजस्व के मामले में जिलाधिकारी कह सकते हैं और सबसे छोटा न्यायिक अधिकारी नायब तहसीलदार कह सकते हैं, और वैसे भी सबसे बड़ा अधिकारी जिला अधिकारी होता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का बजट पढ़ना है, कुछ और चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। आइए पहले इसको निपटा लेते हैं, क्वेश्चन आते हैं पेपर में। देखिएगा, पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में वैट, वैल्यू एडेड टैक्स कब से लागू है? 2008 से। पहले पेपर में आता था, अब नहीं आएगा, काट दें, हटा दीजिए, नहीं आएगा पेपर में। अगला है राज्य विकास का, जो भी हमारा उत्तर प्रदेश राज्य, उसके विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत राजस्व ही है, जो पैसा आता है वही ही है, बिना उसके कहाँ काम चल पाएगा। उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन है, राज्य विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो राजस्व है। कौन है? राजस्व है। राजस्व विभाग का प्रमुख प्रशासक राज्य सचिव होता है। राजस्व विभाग का जो प्रमुख प्रशासक होता है वह राज्य सचिव होता है। कौन होता है? राज्य सचिव होता है। आगे बोला है, लिखवाए भी हैं, पहले भी लिखा, राजस्व विभाग का प्रमुख प्रशासक राज्य सचिव होता है। आगे देखिए, लिखा है राजस्व विभाग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा होता है? राजस्व परिषद होता है, 1831 में होता है। इसके दो भाग हैं, है ना, एक प्रशासनिक लखनऊ में, एक न्यायिक इलाहाबाद में है। आगे बढ़ते हैं, चकबंदी। भाई साहब देखिए, पेपर में चकबंदी से क्वेश्चन आता है। सबसे पहला तो क्वेश्चन, चकबंदी कुल कितने वर्षों में की जाती है? तो 20 वर्षों में एक बार, 20 वर्षों में एक बार की जाती है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब हुई थी? चकबंदी, चौ से चकबंदी और चौ से चौवन, 1954 में। चकबंदी योजना कब आई थी? 1954 में। चक का मतलब होता है खेत, अलग अलग तितरे बितरे खेत को एक साथ लेकर बांध दिया जाता है, उसी प्रक्रिया को, चक को बांधने की प्रक्रिया चकबंदी कहलाती है। 20 वर्षों में एक बार होता है। चौ से चकबंदी, चौ से चौवन, 1954 में, लिख लीजिएगा 1954 में। आगे बढ़ते हैं, अगला है भू अभिलेखों का रख रखाव, यानी कि जो भी गांव, मोहल्ले, चौराहे, शहर का जो भी ब्यौरा होता है भू अभिलेखों का, जो जिले पर रखा जाता है, उसको, उसका जिम्मेदारी, सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिला अधिकारी का। उसमें कुछ गड़बड़ी होता है तो जाएंगे कौन? जिला अधिकारी। तो भू अभिलेखों का रख रखाव कौन करता है? जिला अधिकारी करता है। क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस में सर्वोच्च
क्या क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस में सर्वोच्च पद किसका होता है? तो स्वाभाविक बात है सर्वोच्च पद होता है डीजीपी का। किसका होता है? डीजीपी का। यह क्वेश्चन याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? डीजीपी का, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिले में पुलिस बल का प्रधान कौन होता है? जिले में पुलिस बल का प्रधान होता है पुलिस अधीक्षक। क्वेश्चन समय लेकर याद करिए। पुलिस में सबसे बड़ा अधिकारी होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और जिले पर पुलिस बल का जो सबसे जिले के लिए सबसे बड़ा होता है कौन सा? जिले में जो पुलिस बल का प्रधान होता है कौन होता है? पुलिस अधीक्षक। कौन होता है? पुलिस अधीक्षक। और देखेंगे थाने में जो लिखने उखने का काम करता है वह कौन होता है? हेड कांस्टेबल। तो वही बोला है, पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, रिकॉर्ड कीपर या लेखपाल कौन होता है? अभी है लेखपाल नहीं, गाँव वाला लेखपाल नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस थाने का, थाने में जो लिखने उखने का काम, जो लिपिक होता है, लिखने का काम करता है, यूँ कहें जो थाने का लेखपाल होता है, लेखा जोखा रखता है, उसी में से कोई एक हेड कांस्टेबल होता है, कोई एक हेड कांस्टेबल होता है। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जिले याद होंगे, पता है 75 तहसील पता ही आपको। देखिए यह क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोक अदालत की शुरुआत है। देखिए कट गया, हम आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में लोक अदालत, देखिए लोगों के लिए लोक अदालत की शुरुआत हुई है 1984 में, और परिवारक न्यायालय की स्थापना हुई है 1984 में। दोनों कट गया है, आपको हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में लोक अदालत की शुरुआत होती है 1987 में। लोक अदालत की शुरुआत होती है 1987 में, और पारिवारिक न्यायालय की स्थापना होती है 1984 में। यह याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्रय पदों की श्रेष्ठता के आधार पर सजाए तो सबसे पहले डीएसपी, एएसपी, एसपी, एसएसपी होता है। अब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, है ना। अगला है, किस पुलिस एक्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन संचालित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारे उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन व्यवस्था है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन व्यवस्था है, किस अधिनियम द्वारा चलती है? तो 1861 के पुलिस अधिनियम द्वारा, यानी कि पुलिस एक्ट 1861 के द्वारा चलती है। जो हमारे आज के डेट में जो व्यवस्था है कैसे चलती है? तो 1861 के पुलिस अधिनियम द्वारा यह व्यवस्थाएं चलती है। और याद रखेंगे, पुलिस सेवा का जनक, भारत में पूछ दे पूरे भारत में पुलिस सेवा का जनक कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और उत्तर प्रदेश में जो यह चलता है किसके तहत चलता है? 1861 के तहत चलता है। आइए फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन है, सुनिएगा। क्वेश्चन है, फिर सुनिएगा। क्वेश्चन है, किस पुलिस एक्ट द्वारा पुलिस प्रशासन संचालित किया जाता है? देखिए उत्तर प्रदेश में जो भी पुलिस व्यवस्था संचालित की जाती है किस अधिनियम के द्वारा? तो कोई भी चीज़ें जो संचालित होती किसी न किसी अधिनियम द्वारा होती हैं, जो प्राचीन काल के अधिनियम रहे होंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन किस अधिनियम द्वारा संचालित होता है? तो 1861 अधिनियम द्वारा संचालित होता है। पुलिस अधिनियम 1861 के द्वारा संचालित किया जाता है। और भारत में पुलिस व्यवस्था का जो जनक है उसका नाम है कॉर्नवालिस। क्या नाम है? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस यहीं मर गया, उसका मकबरा गाजीपुर में है। गाजीपुर के सैदपुर नामक गांव में। किस गांव में? सैदपुर नामक गांव में है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पूछा एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एफआईआर का जो फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, यानी कि जांच करने के लिए पहला रिपोर्ट लिखवाइए। एफआईआर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है। अगला है, सुनिएगा। केंद्रीय कारागारों की संख्या 6 है। एक बार देख लीजिएगा, पहले का डेटा हो सकता है, फिलहाल 6 है। केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है? 6। नारी निकेतन बंदी, है ना। क्वेश्चन है, नारी बंदी निकेतन कहाँ पर है? यानी कि अगर मान लेते हैं कोई महिला जुर्म करती है तो उसको कहाँ पर बंदी बनाने के लिए निकेतन है, यानी कि कहाँ पर बंदी बनाने के लिए जेल है। सिंपल भाषा में कह सकते हैं नारी बंदी निकेतन कहाँ पर है? तो लखनऊ में। नारी बंदी निकेतन कहाँ पर है? लखनऊ में। केंद्रीय कारागार की संख्या कितनी है? 6 है। केंद्रीय कारागार की संख्या कितनी है? 6 है। अब क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम केंद्रीय कारखाना, सुनिएगा। अरे क्या बोला जाता है, कारखाना बोलना है। केंद्रीय कारागार की संख्या कितनी है? 6 है। केंद्रीय कारागार की संख्या 6 है। नारी बंदी निकेतन कहाँ पर है? लखनऊ में। और राज्य का पहला केंद्रीय कारागार, राज्य का पहला जो केंद्रीय कारागार है वह कहाँ पर है? बरेली में। राज्य का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पर है? बरेली में। इस पेज से क्वेश्चन आना निश्चित है। फिर सुनिए, देखिएगा क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप जाकर थाने में एफआईआर लिखवाएंगे। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है एफआईआर का फुल फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन है, केंद्रीय कारागारों की संख्या 6 है। नारी बंदी निकेतन, कोई महिला जुर्म कर देती है तो नारी बंदी निकेतन में उसको रखा जाता है। तो नारी बंदी निकेतन कहाँ पर है? लखनऊ में। LKO का मतलब लखनऊ। कहाँ पर है? लखनऊ में है।
डॉक्टर अंबेडकर पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, डॉक्टर अंबेडकर पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है मुरादाबाद में। आप पास आउट होकर जाएंगे, आप पास आउट होकर जाएंगे, आपको हो सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर पुलिस प्रशिक्षण संस्थान मुरादाबाद में ट्रेनिंग करने को मिले। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य का पहला केंद्रीय कारागार। देखिए केंद्रीय कारागार की संख्या 6 है और पहला जो केंद्रीय कारागार है वह बरेली में है। कहाँ पर है? बरेली में। पहला जो केंद्रीय कारागार है कहाँ पर है भाई? बरेली में। कमांडो ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला जा रहा है? लखनऊ में। कमांडो ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला जा रहा है? लखनऊ में। और यह कमांडो ट्रेनिंग स्कूल इसलिए खोला जा रहा है कि अगर भविष्य में यहाँ पर वह ट्रेनिंग दी जाएगी, यहाँ पर वह ट्रेनिंग दी जाएगी कि मान लीजिए भविष्य में आतंकवादी हमले होते हैं तो इस विद्यालय से जो आप कमांडो ट्रेनिंग स्कूल है इसमें आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए पहले से ही तकनीकें और पहले से ही विधियाँ बताई जाएंगी। तो कमांडो ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है जी? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये पेज खत्म है ना। यह यहाँ पर अगर आप चाहें तो देख सकते हैं क्वेश्चन है ना, इसको देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पीएसी की 3 महिला बटालियन का गठन किया गया है। बटालियन मतलब ग्रुप का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश में पीएसी की 3 महिला बटालियन का गठन किया गया है। सबसे जो एक बटालियन है जो बदायूं में है, एक लखनऊ में है और एक गोरखपुर में है। आपसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो बटालियन ग्रुप है वो किनके किनके नेतृत्व में है, किनके किनके नेतृत्व में है। तो याद रखेंगे एक जो बटालियन है जो बदायूं में है वह अवंतीबाई लोधी के नेतृत्व में है। जो बदायूं में है वह अवंतीबाई लोधी के नेतृत्व में है। एक बटालियन जो बदायूं में है अवंतीबाई लोधी के नेतृत्व में है, या उस बटालियन का नाम ही है अवंतीबाई लोधी। क्या नाम है? अवंतीबाई लोधी। पीएसी बटालियन है, पीएसी बटालियन है ना। बदायूं में है उसका नाम है अवंतीबाई लोधी। याद रखेंगे। याद कैसे? बो से बदाई बो से बाई, याद रख लीजिएगा। बो से बदायूं बो से बाई। ठीक है। लखनऊ में जो है वह उदय देवी के नेतृत्व में है, या उदय देवी जो लखनऊ का जो बटालियन है वह उदय देवी के नेतृत्व में है, या इसे बोला गया है उदय देवी बटालियन। गोरखपुर का सबसे शानदार है। गोरखपुर का जो बटालियन है वो याद रखेंगे झलकारी बाई के नेतृत्व में है, झलकारी बाई के नेतृत्व में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी गई है। 7 जो बड़े बड़े महानगर हैं उसमें पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी गई है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही पूछेगा कि कौन सा राज्य नहीं है, तो याद रखिएगा गोरखपुर यहाँ पर काट दीजिएगा। गोरखपुर ऑप्शन में रहेगा, वो नहीं है आपका, है ना। 7 महानगर में ऑप्शन में गोरखपुर डालेगा निश्चित है। देखिएगा 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है। कितने महानगर में? 7 में। पहला क्वेश्चन यही। पीएसी बटालियन कितना है? 3। 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली है। सबसे लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ के बगल बगल कानपुर, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर वाराणसी, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा, फिर प्रयागराज। देख लीजिए 7 हो गए। कौन कौन से? लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। याद कर लेंगे 7 महानगरों में यह क्या है? पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है। इतनी बातें ठीक है ना। चलिए अभी पीडीएफ दे देते हैं इसका।